तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार देखो उसे। ठीक है, तो मेरे पास आइस 19 में सबसे पहले 7 मॉलिक्यूल्स दिए हैं। तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ CF2Cl2 जो है दीज, हाँ ऑन हो गया, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया बच्चों। ठीक है, तो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2Cl2 में हमारे पास में ये मुझे डायरेक्टली नंबर दिया है। मैं तुम्हें थोड़ा सा एनालॉजी बताता हूँ। इट्स लाइक मुझे ऐसा दिया है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन होता है, सुनो ध्यान से सुनो। सपोज मुझे ऐसा दिया है कि 7 पीपल है मेरे पास में, ठीक है, एंड मुझे नंबर ऑफ आईज निकालनी है। तो क्योंकि मुझे पता है, जैसे इसके अंदर फॉर्मूले में 1 2 और 2 इंफॉर्मेशन एनकोडेड है, जैसे नंबर ऑफ आईज 2 होती है, ये 2 इसकी एटोमिसिटी की तरह है। तो मैं नंबर ऑफ पीपल में डायरेक्टली 2 मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ आईज 14 निकाल सकता हूं। वैसे ही मैं यहाँ पे डायरेक्टली 7 इंटू 1, 7 इंटू 2 और 7 इंटू 2 करके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, दिस इज इक्वल टू एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ F और एटम्स ऑफ Cl मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, ये तो सवाल डायरेक्ट था, मतलब सॉर्ट ऑफ। अब क्या है मेरे पास में 11 मोल्स सपोज मुझे लेके दिया है, तो 11 मोल्स ऑफ CF2Cl2। अब तुम्हें इतना तो खैर क्लियर है, देखो कि ये किसी भी तरह का नंबर का अगर इंफॉर्मेशन होगा तो मैं इस पे ये नीचे के नंबर्स 1 2 और 2 डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगर ऐसा लिखा होता 3 डजन ऑफ पीपल हैं, 3 डजन ऑफ पीपल हैं और मुझे नंबर ऑफ आईज निकालनी है, तो मैं चाहूं तो अभी भी इसके अंदर जो नंबर ऑफ आईज का 2 एटोमिसिटी है वो डायरेक्टली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूं और अपना आंसर छोड़ सकता हूं डायरेक्टली किस फॉर्म में। दिस इज इक्वल टू 3 डजन इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 6 डजन। अब तुम 6 डजन को फर्दर इंटू 12 करो या ना करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आंसर ये भी सही है। ठीक उसी तरह से अगर मेरे पास में ये मोल्स में नंबर के फॉर्म में दिया है, तो मैं अगेन इसके अंदर क्या करूंगा, I'll do 11 moles into 1, 11 moles of carbon atom, 11 into 2 moles of fluorine atom, और 11 into 2 22 moles of chlorine atom। तो ये भी शायद सबको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। ठीक है, और लास्ट चीज हमारे पास में क्या है, वो है 181 ग्राम, दिस इज एक्चुअली 181.5 ग्राम ऑफ CF2Cl2। तो दिस इज लाइक हमारे पास में कुछ ऐसा दिया है कि 2500 kg ऑफ पीपल है, kg ऑफ पीपल है और मुझे नंबर ऑफ आइज निकालनी है। तो अगर सपोज हर आदमी अगर सपोज 50 kg का होता है, एटम्स पूछा है, विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय Na। नहीं, फ्रैंकली सुनो, ये एटम्स पूछा है तो Na से मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है। सुनो गाइस, ये चीज इस पर डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास जो 4 ऑप्शन दे के रखे हैं ABCD, ये किस फॉर्म में देके रखे हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तुम्हारा। सुनो बच्चों, तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तुम्हारे पास में कभी भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये राइट अप करने के लिए नहीं आएगा। जहां तक स्कूल की बात है, तुम अपना आंसर पहले इसमें छोड़ो और फिर इसमें 11 Na लिख के छोड़ो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक ऑब्जेक्टिव की बात है तो तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा ऑप्शन किस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो दिस इज एज गुड एज नंबर ऑफ एटम्स, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे देखो, अगर मुझे 2500 किलो ऑफ पीपल दिया है, तो मुझे पहले 2500 डिवाइडेड बाय 50 kg हर आदमी का वेट है, तो मुझे पहले ये चीज करनी पड़ेगी। दिस इज 50 पीपल है मेरे पास में, और जब 50 पीपल आ जाएंगे तो मुझे इनटू 2 दैट इज 100 आइज मुझे करना पड़ेगा। तो ये जो मास से नंबर का कन्वर्जन हमने पहले किया है, ये मुझे यहाँ भी करने की जरूरत है। तो आई गेस सबको ये बात समझ में आती है कि मुझे पहले 181.5 ग्राम को चेंज करने की जरूरत है नंबर में। तो 181.5 डिवाइडेड बाय CF2Cl2 का मोलर मास, CF2Cl2 का मोलर मास किसी ने निकाला क्या भाई? 120 आता है क्या? 120 120 तो 120 से मेरे पास कितने मोल्स निकल के आते हैं भाई, कोई आइडिया? 1.5 मोल्स। तो 1.5 मोल्स ऑफ CF2Cl2 मेरे पास निकल के आता है। अब मैं वापस से सेम ऑपरेशन कर सकता हूं जो मैं पहले कर रहा था, 1.5 इंटू 1 इंटू 2 और इंटू 2, ये हमारे पास सिचुएशन है।
ठीक है, तो ये जो है सारा एक बार चेक करो रजत, दोबारा कैलकुलेशन करो उसके अंदर। तो 20 आइस 20 के लिए क्या है भाई हमारे पास में? आइस 20 के लिए देखो, मैं शायद लास्ट में इसको हल्का सा हिंट के फॉर्म में डिस्कस हम लोग करके अलग हुए थे आइस 20 में। एंड एंड दैट थिंग वाज, जोएब तुम कुछ डाउट पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, ये हम लोग को इधर जो क्लोरीन का मास है 35.5 लेना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर तो ये आएगा ना, 121 आएगा ना? 121 आएगा क्या? हाँ, 71 हो जाएगा क्लोरीन का, फ्लोरीन का ये हो जाएगा 38। CF2Cl2 38 और 71 8 9 10 और 12। 11 121 आ रहा है। ओके 121 है। सर फिर वैसे तो फ्रैक्शन में आ रहा है मोल्स, लाइक बहुत ही खराब वाला फ्रैक्शन। कितना आ रहा है? 363/242। नहीं यार वही आएगा, 1.5 ही आ रहा है। रफली 1.5 है क्या? कितना है एग्जैक्ट यार? 181.5 डिवाइडेड बाय 121, एग्जैक्ट 1.5 है यार, एग्जैक्ट 1.5 है, चेक करो ना यार। एग्जैक्ट 1.5 है। मोल को होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवाल है। कैसे बातें कर रहे हो आकाश? अरे 1.7 कहाँ आ रहा है? 1.5 ही तो आ रहा है, मैंने कैलसी पे चेक किया है। ढंग से कैलकुलेट करो प्लीज यार। ठीक है, किसी और को सीरियस डाउट है तो हाथ खड़ा करे। व्हाट इज CF2Cl2 कॉल्ड? एक बार एक एक करके सुनो। तुम्हें ये चीज पता है क्या कि इसका नाम क्या है? अगर तुम्हें नाम देना है तो इसका नाम क्या है? मीथेन। सिंस दिस इज कॉल्ड मीथेन, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर कुछ भी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसके नाम के आगे मैं वो वर्ड यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक H हटा के F लगाया तो इसका नाम क्या है? दिस इज सिंपली फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन। तो सपोज मैंने यहाँ पे CH2F2 कर दिया तो इसका नाम क्या है? हाँ इसका नाम क्या है? डाईफ्लोरोमीथेन। डाईफ्लोरोमीथेन। अब एक चीज नोटिस करो, हाइड्रोजन चाहे जितने रहें लेकिन अगर एक कार्बन है तो मीथेन रहेगा यहाँ पे। इसका मतलब CF2Cl2 कर दिया तो इसका नाम क्या है? इसका नाम डाईक्लोरो डाईक्लोरो डाईफ्लोरोमीथेन। ये इसका IUPAC नाम बोला जाएगा, ये इसका IUPAC नाम बोला जाएगा। खैर, तो हम लोग जरा आइस 20 पे आते हैं, और आइस 20 पे हम लोग को ये समझ में आया कि मेरे पास में एक एक जो है सैंपल है, मेरे पास में एक सैंपल है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो ईथेन भरा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली ईथेन इज अ गैस। तो मेरे पास सपोज एक सैंपल है, इसके अंदर ईथेन भरा हुआ है, और मेरे पास में एक दूसरा सैंपल है जिसके अंदर मीथेन भरा हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक दूसरा सैंपल है, इसमें मीथेन भरा हुआ है। ये बिल्कुल वैसा सवाल है जैसा हमने एटम्स में पहले सॉल्व किया था। ठीक है, डाईफ्लोरो डाईक्लोरोमीथेन, ये इसका IUPAC नाम बोला जाएगा CF2Cl2 का। ओके, तो अब वो इन दोनों में क्या रिश्ता बता रहा है? तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो नंबर को मास और मास को नंबर में चेंज करना है तुम्हें। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में अभी 10⁻⁷ मॉलिक्यूल्स जो इसके दिए हैं, ठीक है, ये नंबर है, ये इसका नंबर है, और इस नंबर को मैं चेंज करूंगा मास के अंदर। तो जब इसका मास निकाला जाएगा तो इसका वेट जो है दैट इज इक्वल टू C 10⁻⁷ इंटू 16 AMU। क्योंकि मैंने, अब देखो तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है बस, एक तो तुम्हें नंबर से मास, मास से नंबर कैसे कन्वर्ट होना है, और एक डायमेंशन क्या लेना है। सिंस 10⁻⁷ तुम्हारा एक्चुअल नंबर है, सिंस ये तुम्हारा एक्चुअल नंबर है, इसलिए तुमने अपना टोटल मास जो है वो एक्चुअली तुमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है? तुमने इसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई किया है, मोलर मास से नहीं। तो खैर एनीवेज तुम्हारे पास जो मास आया वो AMU में आया, तो यही मास किसका हो जाएगा? यही मास हो जाएगा इथेन का। तो वेट ऑफ इथेन इज इक्वल टू सेम हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁷। और इससे वापस नंबर निकालना है, बिकॉज उसने तुमसे पूछा है कि नंबर कितना होगा एक ऐसे सैंपल में जिसका मास उस नंबर के बराबर। मतलब घूम घूम के जबरदस्ती दो बार करवाने का तरीका है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू ट्विस्ट टू
माइंड ट्विस्ट यू इन सॉल्विंग मोल टू नंबर एंड नंबर टू मोल 2 टाइम्स। तो वापस वेट से नंबर में कैसे कन्वर्ट होते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई? डिवाइड। तो डिवाइड करने पे हमारे पास में फिर से क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाई इथेन का मास इज 30। तो ये हमारे पास आंसर होगा। इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान रखना। फिर वो तुमसे इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर आगे कुछ पूछ लेता है, कार्बन हाइड्रोजन कितना है और वो कितना है, तो तुम्हें फिर इसमें एटॉमिसिटीज मल्टीप्लाई करके रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। जो हमारे पास में 20 के बाद 21 है, 21 में देखो, ठीक है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 252 मिलीग्राम, 252 मिलीग्राम इथेन क्या हुआ, 32 AMU, 32 क्या हुआ? नहीं, आंसर तो ठीक है, इथेन मास ना C2H6 है ना, 24 + 6 30 हुआ ना, 32 नहीं हुआ ना। हाँ हाँ, आंसर सही है वो तो, 5.3 इंटू 10 टू द पावर 6 जो भी आ रहा है वो सही है। ठीक है, C2H6 होता है ना, C2H8 थोड़ी होता है। 21 देखो, 21 देखो, कुछ भी दिक्कत है तो तुरंत तुरंत हाथ हाथ ऊपर करना गाइस, टाइप करके देना, मैं थोड़ी देर में तुम्हें अनम्यूट करूंगा एक बार। 21 के अंदर क्या है हमारे पास में, 252 मिलीग्राम ऑफ H2C2O4.2H2O है। वो तुमसे पूछ रहा है कि इसके अंदर कितना पानी प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बात नोटिस करो कि वो तुमसे एक्चुअली इसकी बात करना चाहता है जो इस डॉट के आगे लिखा हुआ है। ये बात समझ में आती है क्या? इस डॉट के आगे जो 2H2O लिखा है वो इसकी बात करना चाहता है। दैट मीन्स ये फिर तुम्हारे पास में उसी की तरह है जैसे जैसे तुम्हारे पास काउंटिंग में भाई एक बॉडी के अंदर हमारे पास 2 आईज हैं, तो ये जो नंबर है 2 आईज का जो इसके आगे लगा हुआ है, वैसे ये नंबर 2 जो लगा हुआ है ये नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग है। मैं क्या काउंटिंग करना चाहता हूँ, उसके सारे नंबर्स इसके आसपास लिखे हुए हैं। मैं अभी सिर्फ ये H2O पूरा एज अ होल काउंट करना चाहता हूँ, तो ये उसका नंबर काम करेगा, ये उसका वो रिलेशन काम आएगा जो हमें ढूंढना है। तो मुझे पहले ये पूरा ढूंढना है और इस पूरे को ढूंढने के बाद में मुझे उसके अंदर ये 2 मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा स्ट्रेटजी क्लियर है कि नहीं? तो एक ही तो तरीका है इसका, 252 इंटू 10 टू द पावर -3। किसी बच्चा इतना ज्यादा ग्राम देख लेता है कि मिलीग्राम देखते ही उसके दिमाग में कुछ बजना चाहिए भाई, डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। कोई भला मानुष बताएगा मुझे भाई कितना है मोलर मास में? तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें पूरा मोलर मास लेना है। दैट मीन्स 126, दैट मीन्स दिस विल बी 2H2 + 24, ठीक है, +64 +36, 18 इंटू 2, ये पूरा मोलर मास आएगा। ये 126 है, दिस इज 126। इतने मोल्स ऑफ क्या है, इतने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 126 to 52 2 है, this will be 2 into 10 to the power -3 and hence 2 into 10 to the power -3 into 2 moles of water molecules हमारे पास में हैं, of water molecules हमारे पास में हैं। बच्चे इसके अंदर थोड़ा सा अननेसेसरली परेशान होते हैं, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि सर H2C2O4 के अंदर भी तो थोड़ा पानी निकाला जा सकता है। देखिए सर, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे O है, तो हम लोग इसके अंदर के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, जो सिर्फ आगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कनेक्टेड है उसी की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो आई गेस ये जो है 21 देखने के बाद में 22 जो प्रॉब्लम है, इसके अंदर हम सबको मालूम है कि 51 ग्राम अगर मेरे पास में NH3 है, नंबर दिया कि मास दिया, नंबर दिया कि मास दिया, मास। तो मैंने क्या लर्न करवाया, अगर मास मिल जाए तो किस में कन्वर्ट कर लेना, नंबर में। बस पहले तो रट लो, ये मास मिल जाए तो किस में कन्वर्ट कर लेना, नंबर में। तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई? नंबर काउंटिंग के लिए डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई? डिवाइड करना है, बिल्कुल सही। 51 डिवाइडेड बाय 17, दैट इज 3
मोल्स ऑफ NH3 है मेरे पास में, और सिमिलरली मेरे पास जो दूसरा सैंपल है वो दिया है वाटर का। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर जो मुझे लिख के दिया है उसके अंदर, हाँ 90 ग्राम ऑफ वाटर के लिए 5 मोल्स is 90 divided by 18, that is equal to 5 moles of water मुझे दिया है, 5 moles of water। तो ये चीज हमारे पास में जो सारा का सारा अगर तुम ये सामान लो तो इसके अंदर से जो हाइड्रोजन है और इसके अंदर से जो हाइड्रोजन है, तो इसके H एटम्स, इसके जो H एटम्स हैं, इसके जो H एटम्स हैं उसको अगर मैं निकालूंगा तो 3 into 3, तो 9 मोल्स मेरे पास H एटम्स इसके अंदर हैं, और इसके अंदर के H एटम्स को मैं निकालूंगा तो मेरे पास में 5 into 2, that is 10 moles of H atoms मेरे पास में इसमें है। तो 10 plus 9, 19 moles of hydrogen atoms मेरे पास में है, and 19 divided by 2, that is 9.5 moles of H2 molecules मेरे पास में आएंगे, of H2 molecules मेरे पास में आएंगे। सबको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही सीधा सा लॉजिकल सा तरीका है। सुनो, अगर तुम चीजों को काउंट कर रहे हो तो मैं अगर चीजों को अलग अलग गिनूं, अगर मैं चीजों को अलग अलग रखूंगा तो मेरे पास में जो नंबर है, जैसे ही इनमें आपस में बॉन्ड बन जाएगा और ये पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली पेयर का नंबर जो है वो हाफ हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम और H2 मॉलिक्यूल्स में ऑब्वियसली ये फर्क है। मास भी पूछा है तो अच्छा, अब मास पूछा है, ठीक है। अच्छा, ये नहीं समझा, एक मिनट, इसका रिएक्शन है क्या? नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, नहीं कोई रिएक्शन नहीं है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बिना शोर किए थोड़ा सा तुम धीरे धीरे पूछ सकते हो। दोबारा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो गाइस सुनो, तो मेरे पास में 3 into 3 plus 5 into 2, that is 19 moles of hydrogen atoms निकल के आया है। 19 moles of hydrogen atoms निकल के आया है, ठीक है। अच्छा, दोनों बातों में फर्क समझो प्लीज। ऐसा मत समझना कि मेरे पास में अगर 19 एटम्स होते और मैं तुमसे पूछता कितने H2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, तो इसका आंसर H2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने H2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे अगर मैं ये पूछता, तो इसका आंसर 9.5 मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल आधा नहीं बन सकता, तो मेरे पास में डेफिनेटली एक एटम जो है वो छूट जाता। लेकिन मेरे पास में मोल्स हैं, मोल्स नंबर इतना बड़ा है, मोल्स नंबर के आगे 10 की पावर 23 इतना बड़ा है कि वो 0.5 जो तुम्हें दिख रहा है एक्चुअली वो 0.5 नहीं है, दैट इज अ प्रॉपर इंटीजर, वो होगा उसके अंदर। तो इसमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें इस तरह से समझाता हूं कि मुझे पता है कोई तुम्हें हाफ बनाना नहीं देगा, लेकिन हाफ बनाना और हाफ डजन बनाना में दोनों में फर्क है। बिकॉज हाफ डजन ऑल्दो दिखने में इंटीजर नहीं है, बट फिर भी वो इंटीग्रल वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। वैसे ही मेरे पास में 0.5 मोल्स अपने आप में एक इंटीग्रल वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि मोल को आधा कर दोगे तो नॉन इंटीग्रल आ जाएगा। तो वो चीज, ऐसा कुछ डाउट मत लेके आना। अब मेरे पास में 19 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो अगर 19 मोल्स हैं मेरे पास अगर 19 मोल्स हैं, तो दैट मीन्स कि मुझे अगर सपोज मैं यहाँ पे अगर एटम्स ड्रॉ करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटम्स हैं। तो भाई अगर मैं H2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इनमें जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनाऊंगा ना, तो मेरे पास में अब मॉलिक्यूल्स तो 5 ही बचे हैं ना। मॉलिक्यूल्स तो हम लोग 5 ही बचे हैं ना। हाँ, अगर 18 नहीं लेते, सुनो, V के 18 नहीं लेते। हाँ ईश्वर जी, 9.5 है आंसर, 9.5 मोल्स है। हम उस समय पहले तुम अगर मेरे पास में 19 एटम्स होते तो हम लोग
18 का हाफ लेते ना, 9 मॉलिक्यूल्स क्या होते बताओ, कंप्लीट, और एक एटम क्या होता, इनकम्प्लीट। ये होता ना मेरे पास में सेक्शन, ये इसका मतलब होता ना। तो 18 से मॉलिक्यूल बनते, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए तो मुझे हाफ करना पड़ता ना। समझे क्या? वेदांत, वेदांत है क्या? VK015। चलो ठीक है, अभी समझा तुम्हें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मान लो मेरे पास में अगर अगर मैं ऐसा मान लूं कि x मॉलिक्यूल्स, x मोल्स ऑफ H2 है। अगर x मोल्स ऑफ H2 है तो उल्टा कर लो ना। अगर मेरे को x मोल्स ऑफ H2 है तो 2x मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 19 के बराबर होने चाहिए ना। ऐसे करो, देखो उल्टा करके सोचो। अगर तुम्हारा आंसर x मोल्स ऑफ H2 है, x मोल्स ऑफ H2 है, तो 2x मोल्स 19 एटम्स के बराबर होगा ना, बताओ। बिकॉज मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एटमिसिटी, तो x ऑटोमेटिकली 9.5 आया कि नहीं आया भाई? चलो ठीक है। तो 21 जो है वो होने के बाद में, 22 होने के बाद में 23 और 24, दो सवाल देखो भाई। 23, मुझसे कल 3-4 लोगों ने कॉल करके 23 के बारे में पूछा। मास ना, हाँ मास तुम कैसे भी निकालोगे। अरे मास में क्या है कि तुम इसका मास निकालो। सुनो बच्चों, देखो ध्यान से सुनो। तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी नंबर था x, ये जो भी नंबर था कुछ a नंबर, तो ये नंबर उसका a/2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, ये जो भी मास था y ग्राम, तो इसका मास क्या होगा, इसका मास कितना होगा? हाफ हो जाएगा, डबल हो जाएगा? देखो आंसर दे रहे हैं, देखो। सर सेम रहेगा। अब बताओ, जो डबल या हाफ बता रहे हैं वो कितने शर्म की बात है। ठीक है, पॉज करो लिखना। ठीक है गाइस, रुक जाओ। अब ये बात, अपने आंसर को ध्यान से इंट्रोस्पेक्ट करो भाई। उसने अगर एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया तो उसका वजन थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, उसका वेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। उसका वेट तो उतना ही रहेगा। तुम्हारे क्लास में सब बच्चे तुम्हारे क्लास के अंदर जो है वो एक्चुअली अलग अलग बेंचेस पे बैठे थे। ठीक है, अलग अलग बेंचेस पे बच्चे बैठे थे। अब वो अगर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो उससे वेट थोड़ी चेंज हो जाएगा। बॉन्डिंग बनाने से वेट थोड़ी चेंज होगा। तो मास तो उतना ही रहेगा ना, कितना भी मेरे पास में सेक्शन हो, मैं उसका कोई मॉलिक्यूल बनाता है, उसका मास तो कंजर्व रहेगा ना। तो अगर तुम इसका मास निकालोगे तो इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ इसमें पार्टिकल्स हैं? 19। और पर पर मोल उसका मास कितना है बताओ? H एटम का मोलर मास कितना है? हाइड्रोजन एटम का 1 ग्राम पर मोल। तो इसका मास 19 ग्राम आएगा। और अगर तुम 9.5 से निकालते हो, सुनो, तो 9.5 किसके हैं बताओ? किसके 9.5 हैं ये? H2 के 9.5 हैं। H2 के 9.5 है। तो H2 का मोलर मास कितना होता है? H2 का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल। इस बात को बहुत ही कॉमन सेंस से फील करके सोचो अच्छे से, कि जब तुम यूनिट मास, देखो, जब तुम यूनिट मास इसका बताओगे, ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है गाइस, तो इस एक यूनिट का मास कितना है? 1। जब तुम यूनिट मास इसका बताओगे, इसका, जब तुम यूनिट मास इसका बताओगे, तो ये एक यूनिट कितना है बताओ? ये एक यूनिट है 2, तो 2 ग्राम पर मोल आएगा वहां पे। तो 9.5 इंटू 2 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 19 ग्राम। और लॉजिकली सोचो कि ये डेफिनेटली आना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ नहीं आता है तो तुम उसके पीछे पड़ जाओ कॉन्सेप्ट के, मुझसे कहाँ मिस्टेक हुई है, जब तक कि उसे इन एंड आउट फील ना कर लो कि क्या प्रॉब्लम है उसकी। तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अब सेम जो प्रॉब्लम है वो है 20, आई थिंक 23 में। 23 जो आइस है इसके अंदर हमारे पास में, हाँ भाई, मुझसे जो जो कल बच्चे डाउट पूछ रहे थे इसके बारे में,
कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि C12H22O11 जो है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास में ये सपोज एक, ठीक है, ये सपोज एक मॉलिक्यूल है मेरे पास में ऐसा, ठीक है, मैं इसको देखो ऐसे लंबा सा मॉलिक्यूल, मैं इसको एक्चुअली ठीक कुछ भी ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, उसमें बहुत सारे एटम्स और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लगे हैं। तो ये अगर मेरे पास में एक, ठीक है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो मेरे पास एक सैंपल है। सुनो गाइस, देखो पहले तो सवाल का फीलिंग क्या है। मेरे पास एक सैंपल है जिसके अंदर क्या है कि हमारे पास में ऐसे खूब सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो घूम रहे हैं, ठीक है, खूब सारे मॉलिक्यूल्स इसमें हमारे पास में घूम रहे हैं। अब इस सैंपल के अंदर कितना नंबर है उसने मुझे ये तो नहीं दिया, लेकिन उसने मुझे ये दिया है कि अगर मैं इन सब के अंदर से कार्बन का नंबर इकट्ठा कर लूं, इफ ऑल कार्बन आर सेग्रीगेटेड, ठीक है, आर एक्सट्रैक्टेड एंड एक्यूमुलेटेड, सारा कार्बन अगर इकट्ठा कर लिया जाए, ठीक है, वही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अभी तक मैंने तुम भी ना केम का होमवर्क किसको भेज दिया। सारा कार्बन इकट्ठा कर लिया जाए तो वो नंबर जो बनता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 7.224 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन जो है वो एक्चुअली बन जाते हैं। इतने एटम्स ऑफ कार्बन बन जाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये सवाल, इसके जो एनालॉगस है, जो भी आदमी इसको फील करने में टाइम लगा रहा है, उसमें मैं तुम्हें बस इतना ही सैंपल दे सकता हूँ कि मेरे पास में एक अननोन सैंपल है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे लोग हैं। आई हैव सो मेनी पीपल इन इट, ठीक है, और इतने सारे लोग जो इसके अंदर हैं, इन सब के अंदर क्या है, मैंने तुम्हें एक रैंडम नंबर दे दिया कि अगर मैं सारी आईज मिला लूं, इफ आई काउंट ऑल द आईज दैट आई हैव, ठीक है, सारी आईज मिलाने के बाद में मेरे पास में टोटल 250 आईज सपोज बन जाती हैं। तो जैसे इसने तुम्हें एक रैंडम नंबर दिया है उसके अंदर के कंपोनेंट का, वैसे ये एक रैंडम नंबर है उसके अंदर के कंपोनेंट का। अब मैं तुमसे क्या क्या पॉसिबल सवाल हो सकता है वो मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे पूछूंगा नंबर ऑफ हैंड्स कितने हैं, मैं तुमसे पूछूंगा नंबर ऑफ स्टमक्स कितने हैं, ठीक है, एंड मैं तुमसे पूछूं कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। ये सब सवाल जो हैं, ये सब सवाल किसके एनालॉगस है? मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, और मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ C12H22O11 एज अ होल कितना है, ठीक है, ये सवाल और ये सवाल ऊपर का एक जैसे हैं। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे देखो, जैसे तुम इस सवाल को, ऊपर के सवाल को सॉल्व करते समय जो चीज यहाँ पे ये एक आदमी रोल प्ले कर रहा है, वो चीज यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल रोल प्ले कर रहा है। ये बात हमें समझ में आती है कि नहीं आती है? जैसे जैसे एक आदमी में ठीक है, आईज 2 होती हैं, स्टमक 1 होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में C का 12 और H का 22 और O का 11 होता है। ये नीचे के नंबर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे यहाँ पे नीचे के नंबर है, तो ऊपर का सवाल हम कितना इजीली कर सकते हैं, वैसे ही नीचे का सवाल दिखने में टफ है बट है उसमें कुछ भी नहीं। तो सबसे पहला चीज जो हमें करना चाहिए वो ये है कि इस नंबर को थोड़ा कंफर्टेबल नंबर में कन्वर्ट करो। तो लेट्स कन्वर्ट दिस नंबर फर्स्ट इनटू मोल्स, ठीक है, बाय डिवाइडिंग 7.224 into 10 to the power 22 atoms divided by 6.023 into 10 to the power 23, और ये नंबर निकल के 0.11 नहीं 0.12 आएगा। 0.12 मोल्स काफी क्लोज निकल के आता है 0.12 मोल्स गाइज। हाँ, 0.12 मोल्स। ये स्टेप बहुत जरूरी है, सबको समझ में आता है कि तुम्हें पहले सर मुझे 0.12 तो 0.01 आया। नहीं, दोबारा करके देखो ना कैसे 0.01 आएगा। दोबारा करके देखो ना, अभी डिवाइड करो ना नहीं सामने। मतलब मैंने 12 के लिए किया। 12, हाँ, तो 0.01 गलत कर रहे हो ना बच्चे। सुनो 0.01 तुमने नंबर ऑफ आदमी गिने हैं। मैं तो बोल रहा हूँ इस नंबर को कन्वर्ट करना है अभी तुम्हें सिर्फ।
नहीं, मैंने पूरा 12 के लिए कर लिया। एक 12 कार्बन है तो कार्बन कितना होगा, क्योंकि हाँ तो क्वेश्चन वो है ना कि कार्बन तुम कितना है, सुनो, NH2 कितना है। नहीं 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 नहीं, तो 12 कार्बन अपने आप में कोई यूनिट थोड़ी है यार, तुमने इनडायरेक्टली ये काउंट कर लिया है ना। अगर तुम 12 कार्बन को 1 गिन रहे हो तो बेसिकली तुम एक मॉलिक्यूल की काउंटिंग कर रहे हो ना तुम तो। व्हाट डू यू मीन बाय 12 कार्बन? 12 कार्बन का कोई ग्रुप थोड़ी चल रहा है। 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 11 का एक ग्रुप जो है उसको तुम मॉलिक्यूल बोलते हो, तो इनडायरेक्टली मॉलिक्यूल काउंटिंग हुआ है। वॉट एवर यू हैव काउंटेड हाँ, इज एक्चुअली इज मैंने उसका उसका मॉलिक्यूल काउंट किया है हाँ वही तो कार्बन बता का। रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ लेकिन लेकिन ये तो 0.12 मोल्स आएगा ना कार्बन का। हाँ सर, हाँ, वो वो डालने आता है। पे यही आता है। ये तो हाँ, ये तो 0.12 मोल्स आएगा। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हाँ देखो दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि प्रीवियस प्रॉब्लम को, देखो मेरी बात सुनो, एक एक जो बच्चा ऐसे करता है, ठीक है, मेथड 1 जो इसका है, वो मेथड 1 ये है कि तुम्हें जब ये दिया था कि 250 आईज है, तो हैंड्स कितने हैं वो तुम डायरेक्टली बता दो, बताओ कितने हाथ है भाई 250 आईज के लिए। 250 ही है, 250 हो गया आंसर। और स्टमक कितने हैं वो डायरेक्टली बता दो, 125 है ये। तो एक जो है तरीका है वो ये है कि तुम पीपल निकालो ही मत, तुम डायरेक्टली क्या करो, तुम ये करो कि C12H22O11 में जब कार्बन के मोल्स मेरे पास 0.12 हैं, तो मुझे पता है ना कि रेशियो जो है वो हाइड्रोजन C:H:O का जो नंबर रेशियो है वो 12:22:11 रहता है। ये बात मुझे पता है कि नहीं है? ये बात मुझे पता है। तो जब ये बात मुझे पता है कि 0.12 मोल्स रहता है, 0.12 मोल्स रहता है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन जो है वो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। कैसे बताओ? 12 डिवाइडेड बाय 22 का रेशियो जो इसके अंदर मेरे पास में इंफॉर्मेशन एनकोडेड है, ये तो मैंने पहले ही स्टोर कर दी। अब मेरे पास कितना कार्बन है? 0.12। तो कितना हाइड्रोजन है? मान लो x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.22। अब ये तरीका समझने में तुम्हें 1 मिनट लग सकता है, और ये तरीका तुम्हें कितना आराम से समझ में आ गया, बट लेट मी अश्योर यू कि दिस एंड दिस आर वन एंड द सेम थिंग जो मैंने किया है। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, तुम्हारा भी सही है। SM009 कौन है बच्चे? नाम बताओ अपना। सोहम। हाँ सोहम, मैं वही कर रहा हूँ, मेथड 2 वही है, एक बार से देखते जाओ ना। तो जब मेरे पास में कार्बन मोल्स आ गया, तो मेरे पास ऑक्सीजन मोल्स भी मेरे पास डायरेक्टली लिखा हुआ है। बताओ कितना हो जाएगा? 0.11 मोल्स होगा कि नहीं होगा? 0.11 मोल्स होगा। तो मेरे पास में इंडिविजुअली इसके मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए, सबके मोल्स आ गए। कोई बच्चा जो वहाँ कैल्सी लेके बैठा है, वो एक बार मुझे ये मल्टीप्लाई करके बताएगा कि आज मास ऑफ कार्बन अगर निकालना है, सुनो गाइस, मास ऑफ कार्बन, तो वो कितना हो जाएगा? 0.12 इंटू 12 ग्राम पर मोल होगा। दैट इज इक्वल टू कितना बताओ? 1.44 ग्राम हो जाएगा। हाँ ये तो ठीक है, 1.44 ग्राम। बताओ मुझे, मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो वो भी इजी है, वो 0.22 इंटू 1 दैट इज 0.22 ग्राम हो जाएगा, 0.22 ग्राम हो जाएगा। और अगर मुझे मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो मास ऑफ ऑक्सीजन 0.11 इंटू 16 कितना होता है बताएगा कोई मुझे? ये 1.76 ग्राम हो जाएगा। अब मुझे कोई बताएगा कि इन तीनों का सम कितना है? 3.42 ग्राम्स। हाँ, इन तीनों का सम अभी निकाल के देखोगे तुम, 1.44 प्लस 0.22 प्लस 1.76 इज इक्वल टू 3.42 ग्राम टोटल निकल के आता है, टोटल निकल के आता है। ये जो मेरे पास आया है, ये मैंने क्या किया, मैंने उसका पेट, उसके हाथ पैर, उसकी आंखें, सबके इस मास का सम कर दिया है। आई हैव एडेड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, आई हैव एडेड ऑल दीज थिंग्स। अब इसका मेथड 2 जो है वो कुछ इस तरह का है। मेथड 2 जो है वो एक्चुअली ज्यादा अच्छा है, थोड़ा ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग लगता है। जो तुम लोग ऊपर बता रहे हो मुझे, वो ये है कि फर्स्ट कैलकुलेट पीपल। तो मुझे पता है पीपल कितने हो जाएंगे, वो 250 डिवाइडेड बाय 2, 125 लोग हैं मेरे पास में। पहले ये चीज हम लोगों ने निकाल ली, 125 लोग हैं। तो वही चीज जो है, ये मैंने बताओ 2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे पता है हर आदमी के पास में 2 आंखें होती है, तो अपॉन 2 करने से मेरे पास में पहले लोग आ जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे मैं मान लेता हूं C12H22O11 के मेरे पास में अगर X मोल्स हैं,
अगर x मोल्स हैं तो बताओ x के अंदर जब 12 मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 12 करने से 0.12 मोल्स आया होगा, तो इसलिए उसको 12 से डिवाइड करने पे मेरे पास 0.01 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा। जिसको मॉलिक्यूल में दिक्कत होती है वो इस बात को फील करे कि मैं इस बात को समझे कि मैं इसमें इस पूरे मॉलिक्यूल को अगर काउंट करूंगा 1 तो मेरे पास में इतने मोल्स हैं। और आज मैं इसके अंदर डायरेक्टली बोल सकता हूँ, देखो क्या क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे आने के बाद ज्यादा आसान हो जाता है। अगर तुम इंटू 12 करोगे तो कार्बन आ जाएगा, इंटू 22 करोगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा, इंटू 11 करोगे तो ऑक्सीजन आ जाएगा। और ये तुमने देखो नंबर में तुमने नंबर मल्टीप्लाई किया है तो ये नंबर आ रहा है। और तुम अगर इंटू मोलर मास करोगे जो कि 342 है, जो कि 342 है, तो वो 3.42 ग्राम डायरेक्टली सैंपल का वेट आ जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली बेटर, बट तुम्हें दोनों मेथड समझ में आने चाहिए कि हमने क्या किया है। एक तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने यहाँ पे दिखाया है। सर मैंने मेथड हाँ 2 बोलो। से किया एंड मैंने मतलब वही किया कि उसको करके डिवाइड बाय 12 किया, बट वो जब हम डिवाइड बाय 12 करते तो हम ये निकालते हैं ना कि मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। नहीं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो क्या है कि तुम उसे फिजिकली कुछ भी समझो जोहेब, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल कुछ होता नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है जोहेब? N2 N2। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है? O2 ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है? O3 कार्बन मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं होता है तो हाँ, एक मिनट आते हैं वीके, रुको, वीके 015 आते हैं, यस SP 007, हाँ हम आते हैं, सब पे आते हैं, ठीक है। तो जोहेब पहली बात तो C12 कुछ होता नहीं है जोहेब, सुनो। हाँ तुम जो बेसिकली निकाल रहे हो, ठीक है, तुम क्या बोल रहे हो कि सर मेरे को 250 आंखें दी थी, उससे सर मैंने जो है अपॉन 2 कर दिया सर, तो मेरे पास में 125 पेयर ऑफ आईज आ गई। तो यहाँ हाँ 125 पेयर ऑफ आईज तो फिर भी कुछ सेंस बनाता है, बिकॉज एक्चुअली तुम बोल सकते हो पेयर ऑफ आईज, बट एक्चुअली 125 लोग हैं ना, बताओ तुमने 2 क्यों लिया? बिकॉज हर आदमी के पास 2 थी ना, तो लोग भी तो 125 ही ओके होंगे ना। तो हाँ ये जो तुम अपॉन 12 कर रहे हो ये तो बिल्कुल ही नॉनसेंस है ना। कार्बन कार्बन का काउंटिंग तो किसी एंगल से नहीं है ये। तो व्हाई डिड यू टेक 12? बिकॉज इसके पास 12 था ना, बताओ। तो बेसिकली तुमने ओके। जो सो बेसिकली तुमने हमने कार्बन का निकाला बिना 12 के, एंड जब हमने 12 डाला तो हम लोग ओवरऑल का निकाल रहे हैं। ऑब्वियसली ना यार, तो अब तुम इसके नंबर में कन्वर्ट हो गए हो, अब तुम इसे मानो चाहे ना मानो तुम कन्वर्ट हो चुके हो उसमें। अब तुम इस ओके 125 नंबर को कैसे परसीव करते हो वो तुम्हारी इच्छा है, बट लॉजिकली तो ये नंबर ऑफ पीपल हुआ ना यार। ओके। तो हम सर लोग इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि मैं उधर तक पहुंच गया था, फिर मैंने डिवाइड करने लगा क्योंकि मैं उसको कार्बन 12 नहीं नहीं करके ले नहीं रहा था। नहीं। अच्छा, अगर तुम समझ गए हो तो ये, अगर देखो तो फिर इसको ऐसे समझो, अगर एक C12 काउंट कर लिया है तो एक C12 के साथ एक H22 होता है कि नहीं होता है, बताओ। हाँ तो अब फिर ये समझो ना कि 0.01 H22 के हैं, तो हाइड्रोजन के लिए तो मल्टीप्लाई करोगे ना वापस 22 से तुम। 0.01 C12 होता है तो फिर H22 0.01 कितना? H, हाँ तो 0.01 H22 होगा, बिकॉज एक C12 के साथ में एक H22 है और एक O11 है, ऐसे समझो फिर। या तो बेसिकली मेरे को ये समझना है कि 0.01 जो है वो पूरा हो गया है, पूरा ऑब्वियसली। मोल है। हाँ हाँ 0.01 मोल प्रेजेंट है तो उसको इंटू 12 करेंगे तो कार्बन आ जाएगा उसमें हाँ 22 ये है वैसा। हाँ सर हाँ बोलो। सर मेरे को सेकंड मेथड नहीं समझा। हाँ दिखाते हैं हम लोग, अभी रुको एक बार दोबारा। हाँ सोनल, हाँ बिल्कुल सेकंड मेथड बिल्कुल सही है। सेकंड मेथड मुझे फर्स्ट से बेटर लगता है एक्चुअली विजुअलाइजेशन में। VK015 0.11 से तो आंसर अलग आएगा ही ना भाई। 0.11 नहीं है यार, 0.11 नहीं है, 0 पॉइंट कहाँ गया, 0.01 है ना। किसका 0.11 बोल रहे हो? अच्छा ये 0.11 नहीं है, देखो ना करके यार, 0.12 है। दोनों यूज कर सकते हो सब्जेक्टिव में, दोनों यूज कर सकते हो सब्जेक्टिव में, दोनों बिल्कुल सही है। देखो तो मैं मेथड 2 को एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें साइकोलॉजी बताता हूं दोबारा से कि वो क्या है।
वो ये है कि सपोज मेरे पास में 90 ग्राम वाटर दिया है, सुनो गाइस, और मैं तुमसे पूछूं कि हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, तो इसको निकालने का एक फिक्स तरीका है। वो ये है कि तुम पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ वाटर निकालोगे, नंबर ऑफ H2O, तो वो कितना रहेगा, 90 डिवाइड बाई 18 दैट इज इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ वाटर रहेगा। और फिर तुम इसमें इंटू 2 करोगे, सुनो, फिर तुम इसमें इंटू 2 करोगे, तो इंटू 2 करने से मेरे पास में, ठीक है, इंटू इंटू 2 करने से मेरे पास में H एटम्स कितने आ जाएंगे, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आ जाएंगे। अब मेरी बात समझो कि अगर मैं तुम्हें एक रिवर्स सवाल बना के दूं जिसमें प्रॉब्लम शुरू से ये दिया हो, ठीक है, जो भी कुछ इसको मेथड 2 को फील करना चाहते हैं बताओ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैंने तुम्हें 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है, ठीक है, जिसमें होता है, जिस अमाउंट ऑफ वाटर में होता है, वो सैंपल ऑफ वाटर जो है तुम्हें वो निकालना है। तो तुम इसको रिवर्स कैसे करना शुरू करोगे बताओ, कि वो जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मैं उसमें इंटू 2 करूंगा तो मेरे पास में 10 आएगा, इसलिए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हो गए बताओ, 5 हो गए। तो वही रिवर्स कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं पिछले सवाल पे। वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पे ऐसे समझो, मुझे यहाँ पे पहले से ही मोल्स ऑफ कार्बन जो है वो तो मुझे मालूम चल गया, वो 0.12 है। मोल्स ऑफ कार्बन मेरे पास 0.12 मोल्स ऑफ कार्बन है। किसमें है, वो C12H22O11 है। तो लेट से मैं तुमसे पूछूं कि मेरे पास में ये कितना है, तो अगर मैं इसके x मोल्स मान लूं कि लेट से x मोल्स C12H22O11 के हैं, तो मैं कार्बन निकालने के लिए क्या करता, मैं इसमें इंटू 12 करता तो कार्बन आता, इंटू 22 करता तो हाइड्रोजन आता, इंटू 11 करता तो ऑक्सीजन आता। तो मेरे पास आ जाएगा 12x मोल्स, 12x मोल्स जो हैं वो कार्बन के होने चाहिए, और वो अभी कितने दिए हुए हैं, अभी 0.12 दिए हुए हैं। तो एक तरह से मेरे पास में x जो है वो जो 0.01 आ गया है, ये 0.01 मोल्स किसके हो गए हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल के हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो 0.01 मोल्स जो आ गया है मेरे पास में, मैं अब उसको धीरे धीरे सब जगह यूज करना स्टार्ट करूंगा। तो इस इंफॉर्मेशन से तो मैंने रिवर्स करके इसके मोल्स निकाल लिए, अब इसमें मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, इसको यूज करना मल्टीप्लाई कर करके। तो ये 22x क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0.22। 11x क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 0.11। तो मेरे पास 0.11 मोल्स ऑक्सीजन के हो गए, 0.22 हाइड्रोजन के हो गए, और 0.12 कार्बन के हो गए। लेकिन हमने इसको किस तरह से निकाला है, हमने पहले इसके मोल्स निकाल के इसको निकाला है, हमने पहले इसके मोल्स निकाल के इसको निकाला है। इट इज लाइक अगर तुमने एक बार किसी तरह नंबर ऑफ पीपल कैलकुलेट कर लिया, सुनो, तुमने एक बार नंबर ऑफ पीपल कैलकुलेट कर लिया, तो ये कैलकुलेट करने के बाद में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना यार। तुम इसमें इंटू 2 करते हो तो आईज आ जाती हैं, इंटू 1 करते हो तो स्टमक आ जाता है, इंटू 2 करते हो तो हैंड्स आ जाता है। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं अगर मुझे कितने पीपल मालूम चल जाए तो ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई तो दोबारा पूछो कि मैंने इसमें 0.12 में पहले मैंने अपॉन 12 किया, उससे मेरे पास में x आ गया, और उसके बाद में x में वापस से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया तो दूसरी चीजें निकल के आना शुरू हो जाएंगी, दूसरी चीजें निकल के आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो लास्ट, कितना टाइम लगाया हमने यार। देखो अब वो लास्ट 24 में तुमसे पूछ रहा है, 24 में तुमसे पूछ रहा है कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं फर्स्ट 2 मोल्स ऑफ H3PO4 में। डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। क्यों डायरेक्ट है, बिकॉज तुम्हें नंबर दिया है और नंबर तुम्हें निकालना है ऑक्सीजन का। तो सीधा क्या हो जाएगा, 2 into 4 मोल्स दैट इज इक्वल टू 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। सेकंड हमारे पास में 1.204 into 10 to the power 24, 1.204 into 10 to the power 24 molecules of क्या है, 24 molecules of H3PO4 है।
तो जब ये इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H3PO4 है तो ये नंबर है कि मास है? नंबर है। लेकिन इसको देखते ही मुझे समझ में आता है कि बहुत ही एब्सर्ड सा नंबर है, तो मैं पहले इसको मोल्स में चेंज करूंगा। तो 1.204 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.023 into 10 to the power 23 करने से मेरे पास में आई थिंक 2 मोल्स निकल के आता है। तो ये वापस वही सवाल हो गया जो ऊपर लिखा हुआ था, ये बस अलग अलग फॉर्म में दिया था। ये प्रॉब्लम और वो प्रॉब्लम सेम है, इसके आंसर्स भी सेम रहेंगे, सेम आंसर रहेगा। ये समझ में आता है क्या बताओ? देखो, सब लोगों को ऐसे ही करना चाहिए था। किसी ने और कुछ किया है, किसी ने डायरेक्टली नंबर को यूज करने की कोशिश की है, तो समझो कि तुम उसे लेंथी बना रहे हो। ओके गुड। तुम ऐसे रोल नंबर के आगे नाम लिख के रिस्पॉन्ड करते हो तो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी कन्वीनियंट। तुम्हारा रोल नंबर जरूरी है, तुम्हारा नाम आता है, तो इट्स एक्चुअली गुड। ठीक है महक। और थर्ड वाला जो है वो हमारे पास में है 98 ग्राम। 98 ग्राम। अब ये मेरे पास प्रॉपर मास है, तो मैं इसको तुरंत इमीडिएटली नंबर में कन्वर्ट करूंगा। 98 डिवाइडेड बाय मोलर मास 98, दैट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H3PO4। ये 1 मोल किसका है? H3PO4 का है। इसलिए ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन की मोल्स जाएंगे 1 into 4 मोल्स। ये भी समझ में आता है तुम्हें। और लास्ट वाला 196 है, तो 196 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा भाई? वो 2 मोल्स हो जाएगा। तो फिर इसमें लास्ट में फिर से वही आ जाएगा मेरे पास में 8 मोल्स। डी पार्ट भी सेम है। सबको समझा भाई? ओके तो हाँ बिल्कुल, 3 तरीके पूछने के। थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपना नकल सब निकाल के थोड़ा सा, और देखो सिट टाइट। हम लोग इसके सेकंड एप्लीकेशन पे जा रहे हैं। वो थोड़ा जाना पहचाना किस्सा है तुम्हारा, ठीक है? और जो है वो सेक्शन क्या हो जाएगा? तो वो सेक्शन है, ओके हाँ, इसके सॉल्यूशन में भेज दूंगा ग्रुप को, देख लेना। तो वो सेक्शन है हमारे पास में कि the information of number in chemical formula, the information of number in chemical formula has many applications. बहुत सारे applications हैं उसके, has many applications। ठीक है? तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन, ओके सॉरी, इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेशन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स निकालना। ठीक है? तो देखो सब छाप लेना भाई, 74 के 73 हो गए हैं। कोई एक ब्रेक लेने चला गया लगता है। तो सबसे पहले मैं कोई रैंडम मॉलिक्यूल लेता हूं NH3। अच्छा, इतना हम सब लोग जानते हैं गाइस कि मैं तुमसे अगर NH3 का इसमें तुमसे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछूं तो मैं एक मॉलिक्यूल लूं या मैं पूरा सैंपल लूं NH3 का, जिसके अंदर बहुत सारे NH3 के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये इसके अंदर घूम रहे हैं। ठीक है? अगर ये प्योर सैंपल है तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन सेम रहेगा। ये हम सब जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन प्योर NH3 जो है, इन प्योर NH3 फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। हाँ भाई, तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो चैतल हो क्या बच्चे?
बोल सकते हैं हम लोग चैतल कुछ? सिद्धांत ने आंसर दे दिया, आर्यन कुछ पूछ रहा है, ओके, उत्कर्ष भी बोल रहा है, हाँ रोहन ने मुझे को जवाब दिया। रोहन रोहन रोहन, गाइस 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 गाइस, स्टॉप 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 स्टॉप। रोहन एक बार जरा हाथ खड़ा, रोहन जरा माइक ऑन करो, माइक ऑन कर सकते हो तो? हाँ सर। हाँ बताओ, परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है? 25। 25%। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 75। 75%। अब क्या है, तो बाकी लोग तुम्हारे साथ में थोड़ा एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी राधिका, तुम्हारे हिसाब से परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है? तुम मुझे कुछ और बता रही हो। माइक ऑन कर सकती हो राधिका? यस सर। बताओ परसेंट नाइट्रोजन कितना है? 14/17 into 100। अच्छा, ये नंबर लगभग कितना हो जाता है? 14/17 into 100 इज 82.9। यस सर। और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी हम निकाल लेंगे, आई थिंक 3/17। 17.1। 17.1। 17.1। तो प्रॉब्लम इन दोनों में जो है, ये हम सबको समझ में आ रहा है, शायद सबको दिखाई दे रहा है कि क्या है। तो मैं तुमसे एक बार एक चीज पूछूंगा राधिका, ठीक है? राधिका थोड़ा सा अवेलेबल रहना। यस सर। तो मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है। सपोज हमारी क्लास है राधिका, ठीक है? और इस जो है क्लास में हम ये शायद सवाल पहले डिस्कस कर चुके हैं या नहीं किया है, आई डोंट नो। यस सर किया है ना? तो मुझे बताओ कि अगर हमने किया है तो इसके अंदर अगर मैं परसेंटेज ऑफ बॉयज बताऊंगा, ठीक है, 60 की क्लास है, ठीक है, 12 गर्ल्स हैं और बाकी के जो हैं कितने बचे हुए हमारे पास में, 48 बॉयज हैं। तो इसके अंदर परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या बताओगी? बताओ। 80। तो 48 डिवाइडेड बाय 60 into 100 किया तुमने ना? यस सर। अच्छा, तो 80% है। तो अब बताओ, अभी तुम्हारा आंसर 80 जो है, ये तुम्हारे आंसर से यहाँ पे डिफरेंट है कि सेम है? सेम है सर। सेम है? रियली? सिमिलर वे में तो किया है सर। नहीं, सिमिलर वे में नहीं किया, ध्यान से देखो राधिका। सर द थिंग इज कि पहले वाले में Different हमने है, नंबर sir. लिया है और नीचे मास लिया है। हाँ, मास पे। यहाँ क्लास और में क्या उधर भी किया? वापस नंबर लिया। क्लास में सर नंबर ना, उधर भी नंबर सर ही लिया। क्लास वाले में पहले भी नंबर डिफॉल्ट लिए। नंबर है सर एक्चुअली हमने परसेंटेज सर में वो मास शायद- लिया है, और उधर पे 14%। एलिमेंट्स वाले में डिफॉल्ट मास है। डिफॉल्ट मास है। हाँ सही है। तो वही शायद मैं तुम्हें एग्जांपल दे चुका हूँ ना, कि भाई तुम अगर चिकन खाते हो, तो तुम जब चिकन लेने जाते हो, ठीक सर है? मैं ब्राह्मण हूँ सर। कौन? सर मैं ब्राह्मण हूँ। सर मैं भी ब्राह्मण हूँ, फिर भी खाता हूँ। नहीं ठीक है खाता ना। चिकन? कोई नहीं। अपना ये रोहन, हाँ सर। हाँ रोहन, तुम चिकन खाते हो? हाँ खाते हो ना चिकन? हाँ सर। हाँ। और मैं जाते खाता रहो। हूँ, से पूछो। मैं भी खाता। रामा कहाँ है? रामा? सर मैं ही हूँ। रामा ही रोहन है। क्या ये तुमने क्या लगा रखा है क्या यार? बात है, रामा रोहन है। ओह, सर इफ रामा इज इक्वल टू रो। एक तो यार आज पता चला। मैं जो है ऑलरेडी इतने प्रेशर में यहाँ काम करता हूँ कि मुझे आपको क्यों प्रेशर आ रहा है सर? एक एक ना क्या सर उसका नाम मुझे भी नहीं है, पता था। उसका रामा हमारा वो 70 लोगों के नाम के साथ में आई एम पेट नेम हैंडलिंग। मुझे भी नहीं पता था यार। मुझे पता था आरआर है रामा। ओके, मेरे पास में किसी का थ्रेटनिंग मैसेज आया है, डोंट बुली रोहन, ठीक है? ओ सर सर पर उसकी प्रैक्टिस ही तो हो रही है रैगिंग। सर पक्का जैसे होगा। सर उसकी ट्रेनिंग हो रही है, आगे जाके वो रैगिंग सह पाएगा। हाँ सर। मैं फिलहाल मैं उस मैसेज के बाद में आई विल एक्चुअली नॉट टॉक अबाउट रोहन राइट नाउ। अरे सर वो मजाक कर रहे थे Sir. सर। सर लोग मजाक कर रहे हैं सर। सर परसेंटेज जब हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, सो परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो इन दैट द डिफॉल्ट इज नंबर बिकॉज ऑब्वियसली यू कांट यूज मास हियर, बट परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स में ऑब्वियसली यू कांट यूज नंबर बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेकिंग द क्वेश्चन देन.
So Okay. when we're using the mass, तो Hmm. दोनों में we're using the default condition, right? So how is it different? नहीं वैसे मैं बस ये एक तो बात तुमने बहुत ही अच्छी बोली, देखो राधिका ने यहाँ पे, वो ये कि अगर सर आपको नंबर से अगर परसेंटेज से पूछा जाने लगा तो सवाल सर बहुत आसान बन जाएगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग प्रॉब्लम टफ, लेट्स नॉट आस्क नंबर। देखो एक चीज बताओ, अगर मुझे यही पूछना होता तो फिर n और h की भी क्या जरूरत है? मैं तुम्हें जो है ऐसे ही दे दूंगा, एक फॉर्मूला AB3 है, बताओ A कितना है 25%, B कितना है 75%, बात खत्म हो गई। अब वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, कि यूरेनियम और प्लूटोनियम है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है भाई, ठीक है, फॉर्मूला तो हमारे पास में उसका जो है 25% ही रहने वाला है। तो हमें ये बात समझनी है कि वो हम लोग किस सेंस में पूछा जा रहा है। तो मैं तो बस ये बोल रहा था कि हर जगह नंबर का और मास का अपना अलग अलग यूज सर है। अलार्म बज रहा है। अलार्म मेरे यहाँ पे तो नहीं बज रहा है। हाँ सर कहीं तो बज रहा है। अच्छा, उठ जाओ भाई, ध्यान अच्छे सुबह हो गई। सर कोई तो सो गया सर क्लास ऑन करके। मेरे नलायक जो मेरे मुंह से सर है सर कुछ तो देखो नलायक जो है अपना वो अलार्म ऑफ हो गया, सुन लिया वो मेरे ख्याल से। जग गया लगता है। सर सर अभी सुबह सुबह क्लास होंगे तो ऐसा ही होगा सर ना। वो लोग क्लास ऑन करके सो जाते हैं सर। अरे तुम पूछो मत भैया, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ना क्या क्या है। अभी देखो पहले ये वाला पार्ट फिनिश करने दो। सर पहले बता तो दीजिए सर, ऐसा क्लिफ हैंगर मत छोड़िए सर, ऐसा सस्पेंस बना के। मैं हाँ सर सस्पेंस मत क्रिएट कीजिए। बस 12 मिनट बाद में रुको। ओके सर। ठीक है, अच्छा देखो, तो इसलिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें याद रखना है, ठीक है, तुम साइड में लिख लो इसके नीचे, इसको कॉपी करते हुए ऑफिशियली प्लीज लिखते हुए चलो कि वैसे मैं बताऊं दोनों सही हैं, ठीक है। एंड एक्चुअली क्या है, तुम में से ये देखो कोई इतना बोर हो गया कि उसने जो है बोला कि सर ये भी गलत है, सर आपको नाइट्रोजन का मास 14.007 और हाइड्रोजन का मास 1.008 लेना था। तो देखो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमें ध्यान रखना है कि बाय डिफॉल्ट इसमें पास में लिख लो, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, मास परसेंटेज बोला जाता है केमिकल फॉर्मूले के अंदर। अगर वो मेंशन करे बाय नंबर, ठीक है, तो ओनली इफ इट इज मेंशन्ड तो तुम निकाल सकते हो डेफिनेटली, बट ओनली इफ इट इज मेंशन्ड। सिर्फ मेंशन करे तो ही तुम्हें उसको इस फॉर्म में निकालना है। इस चीज को जरा कॉपी कर लो। सर ये पिछले क्लास में बताया था आपने। किसको किस हाँ क्लास सर ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। हाँ सर। आयुष, हाँ सर अगर मेंशन है तो किस फॉर्म में निकालना है? मेंशन है तब तो मेंशन है उसी फॉर्म में निकालना पड़ेगा ना। और अगर मेंशन नहीं हो तो? अगर मेंशन नहीं है तो इस फॉर्म में निकालना है डिफॉल्ट। अच्छा मास, ओके। हाँ सर ये तो लिखा था कि बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूल्स आर परसेंटेज बाय मास। हाँ बाय डिफॉल्ट मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज बाय मास निकाला जाता है। हाँ ठीक है चलो। तो अब क्या है कि भाई बहुत सारी जगह मास रिलेवेंट है, बहुत सारी जगह नंबर रिलेवेंट है, ठीक है। तो अभी जैसे तुम्हारे पास अभी सवाल देखो, हमारे पास में एक जो है प्रॉब्लम सपोज मैं दूं तुम्हें कि परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन, देखो इन, लेट्स से मैं एक रैंडम नंबर देता हूं, इन 5 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, ठीक है, जैसे ये सवाल है। तो बताओ मुझे इसमें जैसे कौन सा इंफॉर्मेशन इसमें यूजलेस है, किसी काम का नहीं है एक्चुअली, कुछ है ऐसा जो काम का नहीं? तो इस चीज का कोई काम नहीं है, तुम इस पे क्लियरली अपने नोट्स में लिख के इसको यूजलेस कर सकते हो, बिकॉज ये प्योर केमिकल कंपाउंड के अंदर, ठीक है, दिस विल हैव अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम। इस लॉ को जानते हो कि कौन सा लॉ है बताओ? सर मेरे को डाउट है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। हाँ, ये जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है, जिसके अंदर वो ये बोलता है कि एक एलिमेंट एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन करता है, ठीक है। ये लॉ तरह का ये इसका एक इनडायरेक्ट यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं कि तुम कुछ भी करोगे उसका मेरे पास परसेंटेज सेम निकल के आएगा। बाय द वे कितना है परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, तो तुम अब इसमें सर हाँ बोलो। ये लॉ तो फिर गलत हो गया ना कार्बन के साथ, वो तो कितने भी बड़े बड़े एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। नहीं, दिस इज फिक्स परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड भाई।
किसी एक कंपाउंड के अंदर जो है वो फिक्स रहेगा। अब वो तुम कंपाउंड यहाँ बनाओ, चाहे स्पेस में बनाओ, चाहे किसी और जगह बनाओ, यूनिवर्स के कॉर्नर में, अगर तुम कंपाउंड बनाओगे तो उसी तरह से रिएक्ट करेगा वो। 40%। तो Sir, इसमें हाँ बोलो, हाँ बोलो। sir, like हाँ सर, CaCO3 का like mass है 100 grams. हाँ तो 5 milligram of 100 grams. हम्म That's weird, right? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ उसका मतलब क्या है। पहले तुम देखो, CaCO3 को बाय डिफॉल्ट कन्वीनियंस के लिए, सुनो, तुम इसे कन्वीनियंस के लिए कितना चूज कर लो, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल चूज कर लो। तो इस एक मॉलिक्यूल में कैल्शियम का मास कितना है बताओ, 40 AMU। टोटल मास कितना है बताओ, 40 + 12 + 48 × 100, दैट इज इक्वल टू 40% आ गया। अब ये बात समझो कि अगर मैं तुमसे ये पूछता, इफ, तुम्हें नीचे नोट कर लो, इफ ये पूछा जाता कि फाइंड मास ऑफ कैल्शियम इन 5 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, अब ये तुम किसी दूसरे टेंजेंट पे जा रहे हो। अब तुम्हें शायद इस 40% का काम आ सकता है कि तुम डायरेक्टली इस 5 मिलीग्राम का 40% निकाल लो, ठीक है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? वो परसेंटेज नहीं, वो टोटल मास के लिए इसका 5 मिलीग्राम का जरूरत पड़ेगा ना। अरे इसमें तो तुम 40% ही तुम्हें मालूम चल गया। अब तुम जितना बड़ा सैंपल लोगे उतना ज्यादा मास कैल्शियम का आएगा, तो सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन हो गया। सर मेरे को ये लास्ट वाला नहीं समझा। बताता हूँ, एक बार जरा इतना कॉपी कर लो भाई। आई नो कि सिंपल है बहुत लोगों के लिए, तब भी कॉपी कर लो फॉर्मेलिटी के लिए, तुम्हारे नोट्स प्रॉपर मेंटेन होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूँ। हम CaCO3 को 1 molecule consider करेंगे तो like it's 40%. That's quite common sense, right? हाँ ठीक है। अब अगर मैं 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर करता हूँ, देखो तो अब क्या आएगा बताओ। इसमें एक CaCO3 और 2 CaCO3 है। बताओ कैल्शियम कितना है? 40/200 into 100. नहीं, क्यों? ये भी तो आएगा कैल्शियम यार। 80. तो अब नीचे मास 200 आएगा, इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज तो 40 ही आएगा ना। तो फिर से मेरे पास ये तो मेरे पास 40 निकल के आया ना यार। Yes. तो इट इज लाइक ये है ना कि भाई कोल्ड ड्रिंक के अंदर मेरे पास में कितना परसेंटेज चीनी है। सुनो सोनल, तो भाई कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितना जो है परसेंट चीनी है, तो वो तो तुम अगर एक ड्रॉप लोगी और जो है पूरा अगर बॉटल लोगी कोल्ड ड्रिंक का, तो दोनों में सेम ही निकल के आएगा ना परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब यही होता है ना सोनल। हाँ सर, मैंने नहीं पूछा था मगर। सर इट्स पलक। सॉरी तुम्हारी आवाज, कोई बात नहीं। तो खैर ठीक है, चलो। अच्छा, अब जो है मेरे पास में थोड़ा अपन देखो सवाल को टेढ़ा मेढ़ा करके इनोवेटिव बनाते हैं, ठीक है। कि भाई हमें ये तो मालूम चल गया कि अगर तुम्हें एक मैं फॉर्मूला दे दूं, ठीक है, फॉर्मूला गिवन है जैसे NH3 होता है, ठीक है, एंड एटॉमिक मास मैं तुम्हें दे दूं। देखो गाइज, एटॉमिक मास दे दूं मैं तुम्हें, जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 3। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, देन परसेंटेज मास कैन बी फाउंड, वो निकाला जा सकता है। परसेंटेज मास कैन बी फाउंड। तो अभी मैं किस बात में इंटरेस्टेड हूं? देखो अभी मैं किस बात में इंटरेस्टेड हूं? अभी मैं इस बात में इंटरेस्टेड हूं कि फॉर एग्जांपल इसको सपोज मैं ऐसे दूं तुम्हें कि a chemical compound has 48% oxygen. Just hold on guys, एक बार जरा रुको, एक बार। हाँ, a chemical compound has 48% oxygen, ठीक है, and the atomicity of oxygen is 2. तो
फाइंड मॉलिक्यूलर मास। देखो मैंने थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर दिया है सवाल को। फाइंड मॉलिक्यूलर मास। हम ऐसे आगे पीछे करके बहुत सारे गेम्स खेलने वाले हैं इसके ऊपर। सर 67 कुछ आया होगा 67 आया। सर 2/3 into 100 Okay. हाँ खुशी, नहीं सॉरी कृष्णा। हाँ सिद्धांत सही है। अरे नहीं सिद्धांत नहीं, किसने जवाब दिया मुझे 67 अभी? हाँ रजत सही है। लेकिन यूनिट क्या है यहाँ पे? एएमयू है कि ग्राम है? अब ये तो तुम बताओ। ये देखो H2 का मास मैंने तुमसे पूछा, तुमने अगर वो मास 2 बताया, तुम जानते हो यूनिट क्या है, तो तुम भी चुप हो मैं भी चुप हूँ। जैसे ही मैंने पूछा यूनिट क्या है तो तुम कैसे बताओगे? बताया 2 AMU पर मॉलिक्यूल, ऐसे बोल दो। और या फिर 2 ग्राम पर मोल, दोनों सही है, लेकिन रहेगा तो 2 ना। यस सर। डायमेंशन लगाना तुम्हारी मर्जी है ना इस पे। हाँ सर। ओके सोहम है क्या? SM009? हाँ सर। हाँ पलक, हाँ सही है। ओके अरे इतने सारे लोग हैं तो मेरे पास में आउट ऑफ 73 पीपल 20-25 आंसर तो आने चाहिए भाई। ओके हाँ 66.66 जो है। हाँ महक सही है। हाँ आर्यन। अच्छा ठीक है गाइस। ओके भास्कर। हाँ चारू भी 200/3 आंसर सही है। मेरी बात सुनो गाइस, सुनो तो एक बात, मास ऑफ कंपाउंड क्या है? ऊपर देखो सब लोग, ऊपर मतलब आई एम सॉरी स्क्रीन पे अपना जो सॉल्विंग हटाओ। हाँ जोहेब मास ऑफ कंपाउंड तो पूछा है ना, तो तुम वापस कैसे वो पूछ सकते हो मुझसे मास ऑफ कंपाउंड क्या है? मैं तुम्हें एक जो है इसका बहुत ही सुपर ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, ठीक है? दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग टू डू एनी मोल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट यू कैन डू इज, एंड टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है? तुमसे कभी भी कोई सवाल ना होना, ठीक है, तो तुम ये ट्रिक यूज करना, तुमसे वो सवाल हो जाएगा, ठीक है? तो ट्रिक क्या है कि पेपर के 3 तरफ, ओके दैट वाज चीप। तो जो मोस्ट पावरफुल थिंग क्या है, इज अज्यूमिंग, इज टू अज्यूम। चीजों को अज्यूम करना जो है ये एक्चुअली बहुत ही मैच्योर बच्चे की निशानी है, ठीक है? चीजों को अज्यूम करना किसी चीज में एक्स बहुत ही मैच्योर बच्चे की निशानी है। और बिल्कुल बेशरम टाइप, अगर तुम्हें एक से ज्यादा चीजें नहीं पता है, ठीक है, तो एक्स वाई अल्फा बीटा जेड तुम्हें जितने चाहिए उतने तुम वेरिएबल्स अज्यूम करते जाओ। तुम जितने ज्यादा वेरिएबल्स अज्यूम करोगे उतना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आसान बनता जाता है, ठीक है? ये पहली चीज नोट कर लो ऑफिशियली अपनी कॉपी में, ठीक है? मैं तुम्हें आगे बहुत सारे टफ प्रॉब्लम सिर्फ अजम्पशन से बेसिस पे हम लोग उसको निकल के करके चले जाएंगे। सेकंड चीज क्या है, वैसे तो ये सवाल इतना 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 टफ है भी नहीं, बट स्टिल सेकंड चीज ये है कि उसके बाद में जब तुम अज्यूम कर लो, उसके बाद एक चीज ध्यान रखो कि अगर तुम्हें वो डेटा पता होता, इफ यू वुड हैव नोन एक्स,
तो तुम जो करते वो सोचो कि बिहेव एज इफ यू नो एक्स, ठीक है, तुम एक्स जानते हो, ठीक है, एंड फॉर्म एनी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन मैथमेटिकली उस इंग्लिश की लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। ये दो बातें जो हैं, इससे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सवाल। सपोज मेरे पास में जो मॉलिक्यूल है वो मुझे नहीं पता क्या था, वो उसके आगे कुछ भी शिट लगा होगा और ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पे 2 लिखा हुआ था। ये बताओ हमारा फॉर्मूला था कि नहीं? दिस वाज द फॉर्मूला। तो मुझे फॉर्मूला पता था। अच्छा, अब मुझे इसके अंदर ऑक्सीजन का मास कितना है बताओ, ये बात कितना है, इस एक फॉर्मूले में ऑक्सीजन का मास कितना है, इसे 16 × 2 32 है, ठीक है, ये मुझे इस इंफॉर्मेशन से मालूम चल गया। तो मैं, अच्छा मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है कि इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो इस मॉलिक्यूलर मास को जो उसने मुझे पूछा है मैं इसको x मान लेता हूं। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये x पता होता, अगर मुझे x पता होता, ठीक है, तो मैं अपनी इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही बनाता जैसे मैं नॉर्मली हमेशा बनाता आया हूं। दिस इज x, अगर इसका टोटल मास है, अगर x AMU इसका टोटल मास है, तो बताओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की इक्वेशन तुम इससे पहले कैसे बनाते आ रहे थे, नाइट्रोजन में, कैल्शियम में, वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन क्या आएगा, तो वो क्या आएगा, ऑक्सीजन का मास अपॉन क्या आएगा बताओ, मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू क्या हो जाएगा बताओ, 100। ये हमारे पास सिचुएशन रहने वाली है, ये हमारे पास सिचुएशन रहने वाली है। तो ऑक्सीजन का मास इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू 100 अपॉन दिस, तो ये हमारे पास, इसके अंदर बस वैल्यूज तुम्हें फीड करनी है। मैंने तुम्हें क्या बोला, जस्ट बिहेव एज इफ तुम्हें पता होता, बस वैल्यूज को फीड कर दो। ऑक्सीजन का मास कितना है 32, मॉलिक्यूलर मास कितना है तुमने x माना है, और ये 100 है तुम्हारे लिए, और इज इक्वल टू मेरे पास क्या लिखा हुआ है, जो मुझे दिया है 48% लिखा हुआ है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 3 16 2, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया ना, नहीं गड़बड़ नहीं किया, नहीं, तो x इक्वल टू क्या है 2/3 × 100, दैट इज इक्वल टू 66.66 AMU हमारे पास में एक मॉलिक्यूल का मास है। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल हाइपोथेटिकल है तो हमें नहीं पता कि वो क्या है। तो ये सवाल मैं अभी, जिसको डाउट है दोबारा पूछ ले, बाय द टाइम मैं तुम्हें दूसरा सवाल दे रहा हूं, ठीक है, देखो वो जरा कॉपी करो इसके नीचे। एंड वो सवाल जो है वो है कि अ केमिकल कंपाउंड हैज 48% ऑक्सीजन बाय मास, अ केमिकल कंपाउंड, a chemical compound has 48% oxygen by mass। ये तो हो गया ना सवाल? नहीं, इसमें ट्विस्ट ला रहे हैं हम लोग। देखो ऐसे अगर लैंग्वेज चेंज किया तो फाइंड मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। सर वही नहीं होगा? एक बार देखो, सोचो, तब तक बच्चे जो पूछ रहे हैं। हाँ राधिका सही है। AR0 एटॉमिसिटी का क्या है इधर? वो तो तुम्हें सोचना है। ओह हाँ उसका आंसर 66.66 है ना, ये प्रीवियस स्लाइड है। सर एटॉमिसिटी 1 कर लेंगे। हाँ हाँ सत्यम सही है, हाँ ईश्वरजोत सही है, भास्कर सही है, अद्वैत सही है। एंड मुझे बताओ कि इसके अंदर मैक्सिमम पूछा जा सकता है क्या? मैक्सिमम कैन बी आस्क्ड और नॉट? No, sir. नहीं सर। नहीं सर। सही है, नहीं पूछा जा सकता। नहीं आर्यन, वो तो नहीं रहेगा एग्जैक्टली exactly। हाँ प्राप्ति सही है।
हाँ अभी देखेंगे हम लोग, रुक जाओ। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, सुनो गाइस, कि अब ये सवाल सही है, सबका आंसर काफी ऑलमोस्ट सबका सही है। 33.33 इज द आंसर। एंड देखो इसके इसके सॉल्यूशन को लिखते समय देखो मैं अब क्या लिखूं कि मैं यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला बनाऊंगा और फिर मैं ओ के नीचे एन लिख के छोड़ दूंगा। जोहेब एक चीज नोटिस करो कि मुझे बाकी एलिमेंट्स नहीं पता हैं, लेकिन इस बात पे भरोसा रखो जब तुम्हें नहीं दिया है बाकी सबके बारे में तो तुम्हें चाहिएगा भी नहीं बाकी सबके बारे में, तुम्हारा काम सिर्फ इतने से ही चलेगा। ठीक है, इस बात के लिए हम कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो मैंने देखो n वेरिएबल अज्यूम किया, अपने अपने मन से एक वेरिएबल अज्यूम कर लिया, मैंने इसका मास फिर से x अज्यूम कर लिया। और एक बात नोटिस करो कि मैं कैसे अज्यूम करता जाऊंगा कंटिन्यूअसली अज्यूम करता जाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ तुम्हारा बेड टाइम स्टोरी टाइम तुम्हारा हो गया सर कोई हार्ड दे दो ना सर, ये बहुत इजी थे। हाँ मालूम है यार, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी जो चीज आएगी वो तो फिर भी तुमने पढ़ी हुई है यार। एंड मैं तुम्हें फ्रैंकली बताऊं, जिन लोगों ने मोल थोड़ा किया है पहले वो लोग थोड़ा सा बोर होंगे। ठीक है, एक दो लेक्चर बाद में तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा बिकॉज कुछ चीजें डिफरेंट स्टार्ट होंगी, बट अभी थोड़ा सा तो एक बार ही रहेगा ऐसा यार। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं फिर से इसमें इक्वेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 16n डिवाइडेड बाय x इंटू 100 इज इक्वल टू 48। ठीक है, मैं ये इक्वेशन बनाऊंगा। अब इसमें दो वेरिएबल है n एंड x, तो हमें समझना है कि अगर मुझे देखो, अगर मैंने n को 1 लिया, n को 2 लिया, n को 3 लिया, मैं जितना ज्यादा n को इंक्रीज करता जाऊंगा उतना इंक्रीज करने से क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो फिक्स है 48, तो मैं जितना ज्यादा ऊपर ऑक्सीजन का मास इंक्रीज करूंगा, जितना ज्यादा मैं ऑक्सीजन का मास इंक्रीज करूंगा, ठीक है, उसी हिसाब से नीचे का x जो है वो भी इंक्रीज करेगा। अगर मैं ऑक्सीजन का मास डबल करूंगा तो नीचे का x जो है वो भी डबल हो जाएगा। मैं ऑक्सीजन का मास 3 टाइम्स करूंगा तो नीचे का x जो है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये रीजन है कि फॉर x टू बी मिनिमम, कम से कम x के लिए हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है n शुड बी मिनिमम, n सबसे कम होना चाहिए। n जो मिनिमम हम ले सकते हैं, वो n1 है, तो n इक्वल टू 1 लिया और x इक्वल टू हमारे पास में 33.33 AMU आ जाएगा। ये सबको समझ में आना चाहिए। पहले इतना कॉपी कर लो और इतना कॉपी करके मुझे बताओ, अच्छा बाय द टाइम तुम कॉपी कर रहे हो मुझे बताओ कि ये सवाल बताए किस टाइप के बनते हैं। सुनो गाइज, कि मैंने तुम्हें जब जो है मैंने तुम्हें NH3 दिया था, जब जो है मैंने तुम्हें अमोनिया दिया था, तो देखो तुम्हें क्या क्या पता था। तुम्हें सबसे पहले एटॉमिक मासेस पता थे किसके, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। ठीक है, हम अगर ये सीखेंगे तो मालूम चलेगा हमें इसमें सवाल किस टाइप का बन सकता है। हमें सबसे पहले एटॉमिक मासेस पता थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, तो मैं एक तो सर्कल बना रहा हूं एटॉमिक मास का। उसके बाद तुम्हें ये पता था कि फॉर्मूला क्या है, N1 होता है तो H3 होता है, तुम्हें ये पता था। तो मैं एक सर्कल बना रहा हूं केमिकल फॉर्मूला का। फॉर्मूले का मतलब ये है कि तुम्हें इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो नंबर के फॉर्म में दी जाती है। फॉर्मूला तुम्हें अगर मालूम है, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर मतलब नंबर ऑफ एटम्स की इंफॉर्मेशन तुम्हें मालूम चल जाती है, नंबर ऑफ एटम्स की इंफॉर्मेशन। तो तीसरी चीज तुमने बताओ क्या निकाल लिया इससे, तुमने निकाल लिया परसेंटेज ऑफ मास। ठीक है, परसेंटेज मास कंपोजिशन, तुमने मास कंपोजिशन जो है वो सॉल्व कर लिया, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये एक्चुअली 3 तरह के जो है, देखो ये जो 3 चीजें हैं ये आपस में लिंक्ड हैं। इसको पास में जरा ड्रॉ कर लो, ये 3 चीजें आपस में लिंक्ड है। तुम्हें पता है सवाल कैसे बनाया जाएगा, सवाल जो है वो तुम्हें इन 3 में से कोई भी 2 चीजें दे देगा और थर्ड चीज निकालने को बोलेगा। तो जो तुमने अभी किया वो सबसे इजीएस्ट वर्जन, सबसे इजीएस्ट कैटेगरी है सवाल की, जिसमें तुम्हें क्या क्या दिया जाता है बताओ। सर्कल ए, सर्कल बी और सर्कल सी में से बताओ कौन कौन से सर्कल तुम्हें दिए गए हैं अभी तक। तुम्हें ए एंड बी दिया जाता है, तुम्हें ए और बी दिया गया था और तुम्हें सी ढूंढना था। तो हमारे पास 2 वैरायटी और इसके अंदर बचती है, जिसमें तुम्हें मैं ए और सी दूंगा, बी निकलवाऊंगा, और बी और सी दूंगा और ए निकलवाऊंगा।
ये 2 वैरायटी और हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ये आएंगी और वो बहुत आसान होंगी, नो मैटर हाउ टफ दे लुक, बट उनको सॉल्व करना हमको अच्छे से आना पड़ेगा। इसको जरा कॉपी करो, जल्दी से, जल्दी कॉपी करो। हाँ आयुष, बिल्कुल सही है। सर लेकिन हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, लेकिन इस क्वेश्चन में फॉर्मूला में उन्होंने नंबर ऑफ एटम्स तो दिया ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारे पास है ही नहीं। है, देखो सुनो, फॉर्मूला जो है उसमें तुम्हें कितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उस पर भी तो एक लिमिट है ना। तो बताओ मुझे कि जो इसने लैंग्वेज यूज की है, पहले बताओ पिछले सवाल में जो लैंग्वेज यूज की है उसमें तुम्हें पार्शियल फॉर्मूला मालूम चला कि नहीं चला, बताओ। हाँ सर, पता चल गया, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्टली 2 दिया था। सही बात है। तो अब ये देखो, ये जो सवाल है ये एक्चुअली थोड़ा सा अपग्रेडेड है। तो इस थोड़े से अपग्रेडेड सवाल में जो इसकी लैंग्वेज यूज की गई है, मिनिमम मोलर मास, समझ रहे हो? तो मिनिमम हाँ मोलर सर। मास में तुम्हें समझना है इस बात को ना कि तुम्हें ऑल्दो तुम्हें नंबर नहीं दिया है n, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मिनिमम वर्ड यूज करने का मतलब इनडायरेक्टली एक्चुअली n देना है ना। बताओ तुम्हें हाँ सर। करना पड़ेगा ना n इक्वल टू 1 है। ओके। तो वो वर्ड एक्चुअली n इक्वल टू 1 अज्यूम करने के लिए फोर्स कर रहा है तुमको। अच्छा, ओके सर, समझ गया। सर एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम? डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, अच्छा ठीक है। तो भाई देखो, आज हम लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इसके अंदर अलग कौन सी वैरायटी है, बस मैं एक सवाल करा दूं फिर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है? रुको एक बार। हाँ हाँ बस बस बस, कौन सी तुम्हें यार क्या आदत हो गई है ये स्टोरी की यार। रुक जाओ एक बार, स्टोरीज लिमिटेड है ना यार, कोई 365 स्टोरीज थोड़ी है मेरे पास में। तो देखो, सपोज तुम्हें ये दिया जाए, डिफिकल्ट सवाल बोल रहे हो ना, लो छोड़ रहा हूं, तुम्हें छोड़ा नहीं है अभी तक, आराम से बैठो अभी, रुक जाओ। देखो, an element x combines with hydrogen such that 6 gram of element produces 8 gram of XH4. Identify X and find its atomic mass. सर कार्बन। कौन बोला भाई? सर कार्बन होगा ना। हाँ कार्बन। सॉल्व कर लिया? देख के ही पता सर के पता चल गया। ये कोई बात थोड़ी होती है सर CH4 है। ऐसे नहीं ना यार, तुम्हें इसको सॉल्व करना है। ये तो मेरे दिमाग में फॉर्मूला जो आ रहा था उससे मैंने सवाल बना दिया। अच्छा चलो सर, सॉल्व करके निकाल। अभी मैं कुछ और दे दूंगा तो तुमसे बिल्कुल नहीं होगा वो। सर 8 ग्राम्स के बाद आपने क्या लिखा है? CO2 भी होता है, KO2 भी होता है, NO2 भी होता है, ठीक है, और PbO2 भी होता है। ऐसे कैसे बता सर दोगे? बट मास भी तो दिख रहा है ना। क्या मास दिख रहा है? सर 12 ग्राम 1 मोल का होता है कार्बन का, और आप अगर 4 मोल लोगे हाइड्रोजन के तो वो हमारा होगा। सुनो सुनो सुनो, मुझे इसको प्रॉपर्ली फ्रेम करके बताओ ना। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे सामने अभी बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए इजियर वैल्यूज ले रहा हूँ, इसका मतलब ये वैल्यूज तो फ्रैक्शंस में आएगी तुम्हारे पास में ना कभी भी यार। तुम्हें लगता है एग्जाम में ऐसे तुम्हारे पास डेटा ऐसा दिया रहेगा? सही बात है, कार्बन आंसर है, गुड, इतना ऑब्जर्वेंट हो तुम। जस्ट डू इट ऑन पेपर। एंड ये भी सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें मुश्किल सवाल बन ही नहीं सकता है भाई। देयर इज नथिंग टू बी मेड डिफिकल्ट, बिकॉज तुम्हारे पास में दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है भाई, ठीक है? तुम्हारे पास में क्या है बताओ? तुम्हारे पास क्या है? हम सबके पास वो है, हम सबके दिमाग। पास
सबके पास नहीं है दिमाग तो नहीं बोलूंगा सबके पास है. वो अजम्पशन वाला चीज। assumption यस, assumption. assumption पावर sir. ऑफ assumption हम सबके पास है. एक्चुअली क्या है वो, जैसे जो है एचएम सर ने तुम्हारा एक एक का वीडियो ऑन करवा के जैसे इंट्रो लिया था, ठीक है, एंड मेरा भी ऐसे मन था कि मैं भी तुमसे जो है 5-5 लोगों को बुला के इंट्रो लेता, तुमसे बात करता. बट क्या है कि मेरा टेक्नोलॉजी के साथ में जो है ना वो थोड़ा सा खराब सर उसमें आपको थोड़ी कुछ करना है, वो वीडियो वही ऑन ऑफ हम ही करेंगे. हम ही करेंगे सर. आई नो मैं तुम्हें बताता हूँ. सर कभी सर अगर आपकी स्टोरी खत्म हो जाती तो आप ये चालू कर देना. एक्चुअली देखो एक्चुअली क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ. देयर सर वाज बुक्स बंद कर दे. नहीं, बुक्स मत बंद करो, तुम बाकी लोग सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, सुनते जाओ चुपचाप. तो क्या हुआ, मैं कुछ तुम्हें नोट थोड़ी करना है, सिर्फ कान में तुम्हें रखना है ना ईयरफोन अपना. सर सर फिर ऐसे फोकस करके फोकस